अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी अप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटला बक्सार के ऊपर। बेटला प्लासी हमने लेक्चर 3 में कवर कर ली थी। वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आप वो देख लें क्योंकि ये पूरा एक जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कशन है। तो आपको जब आपको बैकग्राउंड पता होगा तो आपको ये चीज़ें भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो बेटला बक्सार बेटला प्लासी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि बेटला प्लासी में सिर्फ और सिर्फ एक पहली मर्तबा जो है एक फॉरेन कंपनी आके वहाँ के नवाब को चैलेंज करती है, वहाँ के रूलर्स को चैलेंज करती है, लेकिन और काफी हद तक काफी अच्छे मार्जिन से वो जीत जाते हैं, बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्लैश करती है और जंग करती है बंगाल के साथ भी। अवध और मुगल खुद एम्पर मतलब तीन जो है पावर्स जो है, तीन आर्मीज मिलके भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाती। तो इसमें आखिर कौन से इवेंट्स होते हैं, ये सारा हम देखेंगे कि क्यों आखिर ये फेल हुए। तो आज के जो है लेक्चर में हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, और फिर जो है चेंज ऑफ नवाब्स देखेंगे, फिर बैटल ऑफ बक्सार को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे क्या हुआ था उसके उसमें और क्यों हुई थी बैटल, और उसके फेल्यूर के रीजंस भी देखेंगे कि आखिर फेल क्यों हुई थी। इतना पावरफुल जो है अलायंस बनाया गया था, तीन आर्मीज थी, तो एक एक छोटी सी कंपनी को वो क्यों नहीं हरा पाई। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को हम देखेंगे, फिर जो है आखिर में मीर जाफर जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आखिर मीर जाफर की डेथ क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जो है अपने जो है इंटरेस्ट के टॉपिक्स समझ के उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अफगान पीस प्रोसेस करंट इश्यूज हैं काफ़ी, तो ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप विजिट कर लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद होता ये है कि जो सिराजुद्दौला होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। जंग के दौरान ही वो एक घोड़े पे फरार हो जाते हैं और अपनी फैमिली को लेके हीरे जवाहरात जितने उसको समेटने होते हैं वो समेट के वो वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको नवाब बना देती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर वो चाहती तो नवाब मीर जाफर को भी जो है कुछ ना उसको भी मरवा देती और खुद वहां पे रूलर्स बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी देखती है कि हम इतने ताकतवर नहीं हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर और भी पावर्स मौजूद हैं, जैसे कि मराठास एक बहुत बड़ी पावर थी, दूसरे भी अफगानी थे, और बॉर्डर्स में जो है दूसरे भी पावर्स मौजूद थे। तो अगर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये उसके लिए खुद ब खुद ही एक खतरा बन जाएगा, क्योंकि वो एक कंपनी थी, कोई बरतानिया की तरफ से वहां से नहीं आई थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं थे। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, इनकी जो है इतनी ज़्यादा अभी तक वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक पूरी जो है एम्पायर को चैलेंज करें, क्योंकि जो कमज़ोर हिस्से थे उनके उनको ही वो चैलेंज कर रही थी। लेकिन वहाँ पे भी वो बेटला प्लासी के बाद भी इवन वो सिर्फ ट्रेडर्स ही रहते हैं, वो कहते हैं हम ट्रेडर्स हैं और हम यहाँ पे रूल नहीं करेंगे। तो मीर जाफर को वो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट नवाब के तौर पे वहाँ रखते हैं। अब मीर जाफर को क्यों रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक तरह से लेजिटिमेट जो है रूलर बन सकता है, क्योंकि लोग जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली उनके नवाब को हटा देती है, उनके आर्मी चीफ को भी हटा देती है और खुद वहां पे कंट्रोल करती है, तो अभी तक उनकी इतनी आर्मी नहीं बनी कि वो इतने बड़े जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। और उस वक्त तो बरतानिया जो बंगाल था वो रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का। अभी भी वो मुगल एम्पायर के जो है सबऑर्डिनेट था, वो अभी भी मुगल एम्पायर की जो है प्रोविंस ही था एक तरह से। तो उन्हें एक पपेट नवाब चाहिए था जो कि उनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन करे, और वो बस उनको आसानी थे ट्रेड के मामले में, मतलब वो ट्रेड अपनी तरफ से जो भी करते रहें, उनको कोई जो है दखल अंदाजी कोई ना करे, बस वो अपना ट्रेड करें और रूलर्स ना रहें, क्योंकि रूलर्स के जब वो रूलर्स बन जाएंगे तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जुडिशरी और जो दूसरे जो है मसरूफियात उनमें उलझ जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि नवाब जो भी हो हमें बस अपने पैसे से ताल्लुक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मीर जाफर के साथ भी उनकी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मीर जाफर एक तरह से कहता है कि आई एम नॉट लाइक अ रियल नवाब। तो अभी मैं एक तरह से रियल नवाब नहीं रहा, मेरी वो पावर्स नहीं है जो कि सिराजुद्दौला की होती थी, वो एक तरह से पूरा रूलर होता था। क्योंकि यहाँ पे नवाब सिर्फ एक अपीयरेंस देता था, सिर्फ एक नवाब नाम का नवाब था, लेकिन जो असल पावर्स होती थी, जो ट्रेड की जो चीज़ें होती थी, जो
मतलब जो कंपनी होती थी इनकी इनकी ज़्यादा सुनती भी नहीं थी। तो एक तरह से उन दोनों में कन्फ्रंटेशन हो गई, वो एक तरह से एक दूसरे के साथ अ, अच्छे ताल्लुकात उनके बहुत से जो थे वो ख़राब हो गए। इवन सुनने में आता है कि मीर जाफ़र जो थे उन्होंने, बल्कि एक हकीकत भी है कि मीर जाफ़र ने वहाँ पे जो डच कंपनी थी उनको भी इनवाइट किया था कि आप जो है कोई उनके साथ एक अलायंस बनाई और प्लानिंग की कि हम दोनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल देते हैं। और ये जो है उनको अपील भी करता है जो है नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कि आप मेरी थोड़ी तो इज्जत किया करें, क्योंकि मुझे भी अपनी डिग्निटी और रेस्पेक्ट लोगों के सामने दिखानी होती है कि मैं एक नवाब हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि मेरी कोई सुनी भी नहीं जाए। अब ये सारा देख के जब उनको ये उनका जो प्लान होता है, ये सारा उनकी जो सीक्रेट में जो प्लानिंग चल रही होती है कंपनी को भगाने की, ये जब चीज़ें जाहिर हो जाती हैं तो वो उसे हटा देते हैं। जो और कहते हैं कि भाई उनके जो सन इन लॉ होते हैं उनको वो मीर कासिम उनको वो नवाब बना देते हैं 1759 में। अब मीर कासिम जो थे वो उस तरह के नहीं थे, लेकिन शुरू में वो ज़रूर कहते हैं कि मैं जो है आपकी हर चीज़ मानूंगा। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि सीक्रेटली आर्मी बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो वो अपना जो कैपिटल सिटी होता है वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके बिहार के करीब मंगर फोर्ट में जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं उसको। और वो जो अवध होता है उसके बिल्कुल करीब होता है। तो वहाँ पे वो कहता है कि मुर्शिदाबाद में क्योंकि ज़्यादा वो क्लोज है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो जब जब उनसे थोड़ा दूर होगा तो वहाँ पे वो आराम से अपनी आर्मी भी बिल्ड कर सकता है। और इसी तरह से वो कनेक्ट अपने जो है कॉन्टैक्ट्स भी अवध और मुगल एम्पायर के साथ रख सकता है, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी अलायंस बना सकते हैं। वो देखता है कि कंपनी किस तरह से मिस यूज करती है उनकी पावर्स का, क्योंकि नवाब उन्हें कुछ कह नहीं सकता। तो वो एक तो ट्रेड नहीं देते, ट्रेड के मतलब जो टैक्सेस होते हैं ड्यूटीज वो भी नहीं देते, ऊपर से वो एक प्राइवेट ट्रेड कर रहे होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से किसी को भी दस्तक दे देते हैं। दस्तक का क्या होता है कि वो जब उनको वो एक तरह से उनको दूसरे जो लोग होते हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके दोस्त होते हैं या फिर कोई और ऐसा है, उनको अपने नाम से कंपनी के नाम से उनका भी जो ट्रेड होता है वो भी टैक्स फ्री चलवाते हैं। इस तरह से वो बड़ा ही मुनाफा कमाते हैं। अब ये सारा देख के जब मीर कासिम कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो कुछ होता नहीं। तो वो एक तरह से अनाउंस कर देता है कि अब हम पूरी जो पूरे जो बंगाल है उसके अंदर हम किसी से भी टैक्स नहीं देंगे, हर कोई टैक्स फ्री ट्रेड दे। अब इस तरह से होता ये है कि जो क्योंकि टैक्स फ्री बहुत कम लोग थे पहले, सिर्फ कंपनी वाले और उसके जो क्लोज जो रिलेटिव्स थे वही थे। लेकिन अब क्योंकि सारे जो है वो टैक्स फ्री अब हो गए तो एक तरह से कंपटीशन खत्म हो गया। तो यहाँ से ब्रिटिश जो है उन्होंने समझा कि ये तो नुकसान होगा हमारा। तो वो मीर कासिम को निकाल देते हैं और मीर कासिम वहां से निकल के सीधा चला जाता है अवध और वहां पे बना लेता है अलायंस। अब अलायंस वो बनाता है अवध के जो है नवाब के साथ और मुगल एम्परर जो दिल्ली में बैठे होते हैं उनका नाम होता है शाह आलम। तो मीर कासिम खुद होता है बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला होते हैं अवध के नवाब, शाह आलम टू होते हैं मुगल एम्परर। तो ये जो है 40,000 की फोर्सेस ले आते हैं बक्सार के इलाके में। और जो बरतानिया की तरफ से होते हैं वो होते हैं मेजर हेक्टर मनरो। अब ये जो है 10,000 लोगों के साथ आते हैं, कुछ उनके इंग्लिश होते हैं और ज्यादातर तो नेटिव्स होते हैं। अब नेटिव्स वहां पे उनकी तरफ से क्यों लड़ते हैं, क्योंकि वो उनको पैसे देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिकल मुगल एम्पायर के अंदर, जिसकी वजह से लोग जो हैं हर वक्त मुगल एम्पायर के अंदर जंग का माहौल होता है, जिसमें वो जो जो फौजी होते हैं ज्यादातर तो छोड़ जाते हैं, या फिर जो ट्रेंड होते हैं या फिर आम लोग भी होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें बस पैसे दो, हम आपके लिए कुछ भी करना पसंद करेंगे। तो वो इसी तरह से जो फॉरेन कंपनीज होती थी, फ्रेंच ने भी ऐसा किया था कि लोकल्स को लेके जो कि विलिंगली आते थे उनको पैसे देते थे अच्छे खासे और वो उनके लिए सर्व करते थे मिलिट्री के अंदर। तो इसी तरह से उन्होंने बड़ी आर्मी खड़ी कर दी जिनको वो पैसे भी देते थे अच्छे खासे और उनको मॉडर्न तर्ज पे ट्रेनिंग देते थे, हथियार देते थे। तो ये बैटल होती है बक्सार के मैदान के ऊपर। यहाँ पे आप नक्शे में देख सकते होंगे ये बक्सार का इलाका है, ये अवध का प्रोविंस है, ये बंगाल है, ये बिहार है, यहीं कहीं उनका जो है कैपिटल शिफ्ट हुआ था। ये दिल्ली से वो आते हैं मुगल एम्परर। तो यहाँ पे वो बैटल होती है, वो बैटल हार जाते हैं
अब रीज़न तो एक ही है उनका कि अच्छी जो है उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। मतलब किसी को नहीं पता था कि आखिर कौन सी आर्मी कब आए या फिर हम कहाँ से आपको मिलेंगे, तो एक तरह से इधर उधर हो गए और फिर वो जंग हार गए। और क्योंकि जो बरतानिया वाले थे उनकी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती थी, उनकी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी थी, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा आसानी से बता पाते थे कि हमने क्या करना है। पूरी डिसिप्लिन के साथ उन्होंने जंग लड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि 12 अगस्त 1765 में, अच्छा ये जंग लड़ी गई थी 23 अगस्त, कोई 22 भी कहता है, तो 22 से लेकर 23 अक्टूबर 1764 को ये लड़ी गई थी। और 12 अगस्त 1765 में एक ट्रीटी साइन होती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है अवध के अंदर, तो वो साइन होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के दरमियान। अब ये इसमें क्या होता है कि जो दीवानी राइट्स होते हैं, अब दीवानी होते हैं टैक्स कलेक्शन के राइट्स, कि मतलब जो जिसको दीवान बना दिया जाता है वो वहां से एक प्रोविंस से टैक्स कलेक्ट करता था। तो अब दीवानी राइट्स दे दिए गए कंपनी को। कंपनी ने कहा कि हमें भाई दीवानी राइट्स चाहिए इस जहाँ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर। तो मुगल एम्परर ने वो भी दे दिए। अब ये एक तरह से डिक्टेट किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ये कोई निगोशिएट नहीं किए गए थे, बस कह दिया गया था कि भाई ये आप हमें चाहिए। उसके बाद एम्परर शिफ्टेड टू इलाहाबाद, तो एम्परर को दिल्ली से निकाल के इलाहाबाद लाया गया। इलाहाबाद जो था वो अवध से ले लिया गया और कहा कि भाई शुजाउद्दौला को कह दिया गया कि भाई आप अवध रख सकते हैं और बस आपको हमें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा एनुअली। और अवध ने अभी 50 लाख भी देने थे जो कि वॉर का नुकसान हुआ। तो एम्परर को कहा भाई इलाहाबाद आप चले जाएं और हम आपको 26 लाख एनुअली देते रहेंगे जो भी हम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि आप जो इलाहाबाद में रहेंगे तो आप तो एक एम्परर हैं, तो आपकी भी एक लाइफस्टाइल होगी, तो आपको वो सारी मैनेज करनी पड़ेगी। इलाहाबाद जो शहर है उसको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब जो मैनेजमेंट के लिए आपको खर्चे देंगे वो 26 लाख उस वक्त के बहुत होते थे, तो वो दे दिया जाएगा आपको। और जो है कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली सिक्योरिटी ऑफ अवध की। तो नवाब को कहा कि भाई हम आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपकी जिम्मेदारी देते हैं, आप और किसी को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ हमें बुलाएंगे, और जब हम आएंगे तो आपने हमें पैसे भी देने हैं क्योंकि हमने आपकी जिम्मेदारी ली है। तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी कंपनी ने ले ली अवध की, जिसकी वजह से अवध का नवाब डिपेंड करने लगा सिक्योरिटी के ऊपर कि वो हमें कहीं बचाएं। तो इसी दौरान जो है अगस्त में ये साइन होती है, उससे पहले 5 फरवरी में जो है मीर जाफर मर जाता है। फिर उसके बाद ये इंट्रोड्यूस कराते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का फर्स्ट गवर्नर बन जाता है बंगाल का, और वो खुद जो है अब उनको कंट्रोल करने लग जाते हैं। वो आपने फेमस लाइन भी सुनी होगी कि वी शुड बिकम नवाब अवर सेल्फ। तो ये एक तरह से लेटर रॉबर्ट क्लाइव लिखता है डायरेक्टर को जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड में बैठे होते हैं। तो आगे हम ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।